नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ में 12th का ही एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है जो कि अपना हेलोजन डेरिवेटिव है। अब अपन क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि 12th के जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा चैप्टर्स को अपन क्या करें, अपलोड कर सकें। तो इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 12th के करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना है सॉलिड स्टेट। कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था को अपन स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट को अपन स्टार्ट करेंगे। तो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था को समझने से पहले अपने को यह पता होना जरूरी है कि कोई भी पदार्थ जो आपके पास में है, कोई भी मैटर जो आपके पास में है, वो जो मैटर होगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो पदार्थ जो आपके पास में है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं कि कोई भी मैटर है वो मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो वैसे तो जनरली 5 पार्ट्स इसके होते हैं, लेकिन अपने स्टडी लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो स्टडी लेवल में सिर्फ 3 टाइप का अपने पास में आता है। ठीक है, जिसको अपन क्या क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सा पार्ट है आपके पास में यहाँ पर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 पार्ट अपन 12th स्टैंडर्ड तक कह दे, या फिर अगर हायर स्टडी भी अगर अपन बात करते हैं तो बीएससी या फिर आपकी जो एमएससी है उस लेवल पे भी अपन 3 स्टैंडर्ड को ही जनरली स्टडी करते हैं। तो 2 पार्ट और कौन से? एक तो आपका प्लाज्मा स्टेट होता है और एक सुपर कूल स्टेट होती है, लेकिन हमें उस तक नहीं जाना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे आप 12th स्टैंडर्ड की बात करें या फिर आपका अगर कंपटीशन की भी बात करते हैं तो भी वहां तक अपने को कोई उससे लेना देना नहीं होता है। चलो भाई, तो अपन इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या है भाई? तो देखो भाई, ये है पदार्थ, मैटर। इस मैटर को, पदार्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किस बेसिस पे? इसकी फिजिकल स्टेट बेसिस पे, भौतिक अवस्था के आधार पर। मतलब हम जो इसको विजुअलाइज करते हैं, हम उसको जो देखते हैं, देखने के आधार पर। भाई आपकी आंखें हैं, आंखों से आप देख के बता सकते हो कि कौन सा पदार्थ जो है, कौन सा मैटर है वो सॉलिड है, कौन सा जो है वो लिक्विड है, कौन सा जो है वो गैस है। ये चीज आप देख करके आराम से बता सकते हैं। तो विजिबिलिटी के आधार पर, देखने के आधार पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक, और भी कंडीशंस है जिसको हम डिफाइंड करते हैं, तो वो एक अलग है, वो तो आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है, वो आपकी बुक की लैंग्वेज है, उस बेस पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। बट हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि हम जनरली सॉलिड, गैस और लिक्विड को कैसे पहचानते हैं। आप तो देख के ही पहचानोगे ना कि भाई ये मार्कर है, तो मार्कर कैसा है आपका? सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसमें जो इंक मैंने डाली है वो कैसी है? लिक्विड स्टेट के अंदर है। और जो एनवायरनमेंट में है, या इसकी जो फ्रेग्रेंस, इससे जो फ्रेग्रेंस, जो सुगंध निकलेगी, इसकी जो गंध है वो कैसी है? गैस में है। तो तीनों चीज इसके अंदर प्रेजेंट है, तीनों चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमें अभी यहाँ पर किस पे बात करनी है? यहाँ पर किस पे डिस्कशन करना है? पहले सॉलिड स्टेट पे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉलिड पर बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? देखो, फर्स्ट थिंग कि हम जब भी इन मैटर की, इन सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है अपने पास में? यहां अपन उनके बीच में आकर्षण के आधार पे बात करते हैं। किन के आकर्षण के आधार पे बात करेंगे? उसमें प्रेजेंट कणों पर, उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कितना आकर्षण है, उस आकर्षण के आधार पर बात करते हैं। क्योंकि जो जितने पास पास होंगे, जो चिपकू होंगे ना एक दूसरे के, वो वहां पर बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है। कहते हैं ना कि जो चिपकू है एक दूसरे के हमेशा साथ में रहते हैं, लॉन्ग लाइफ जो रहते हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो अच्छी होती है ना। आप अपने जनरल लाइफ में ही देख लो, जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो चाहे गलत काम कर रहे हो चाहे अच्छा काम कर रहे हो, वो हमेशा साथ में रहते हैं,
है ना। तो वही चीज यहाँ पर होती है। तो चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन उनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा इफ दे आर इन सॉलिड स्टेट। अगर वो किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड में है, ठोस अवस्था में है, तो हम सिर्फ क्या कह देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। किसमें, सॉलिड में। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम इन तीनों के बारे में, क्योंकि देखो भाई, लिक्विड के बारे में आप किस में पढ़ लेते हो, सॉल्यूशन में पढ़ लोगे। गैस के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जो आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हो उसमें गैसेस के बारे में ही स्टडी करते हो, और सॉलिड में हम इसमें पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर अपने आगे पढ़ा है, उसको अपन को स्टडी करना है। तो यहाँ पर अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस बेसिस पे हम टेक्निकली बेसिस पे, कौन कौन से टेक्निकल बेस है जिस बेस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये सॉलिड है भाई, ये लिक्विड है, और ये आपका गैस है। आगे बात समझ में। तो सॉलिड को हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर attraction फोर्सेस। अगर आपकी देश की सेना मजबूत है तो वहां बाउंड्री भी मजबूत होगी। अगर इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉलिड होंगे। आगे बात समझ में। फिर अपन बात कर लेते हैं सीधा लिक्विड के ऊपर, सॉरी गैस के ऊपर बात करते हैं। तो गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, या हम कह सकते हैं कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इनसे तो होता ही नहीं है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो मतलब पार्टिकल्स आराम से घूमेंगे, मस्त आजाद रहेंगे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। पास वाला मर रहा है तो मरने दो, जी रहा है तो जीने दो, वही चीज यहाँ पर है ना। आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो कोई ट्रेन की पटरी के नीचे आ रहे तो उसका वीडियो क्लिप बनाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका वीडियो क्लिप बनाते हैं। अरे भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, जो ट्रेन के नीचे आ रहा है उसको बचाओ, पर ऐसा कोई करता ही नहीं है। अगर करेगा नहीं तो वो कौन से पार्टिकल हो जाते हैं, गैसेस पार्टिकल हो जाते हैं, उनको किसी दूसरे पार्टिकल से मतलब ही नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उनके बीच में किसी टाइप की बॉन्डिंग ही नहीं है भाई। हम जनरली, हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ होता है, हमें किसको बचाना है, या हमें किसकी केयर करनी होती है, जो हमारा रिलेटिव है। अरे भाई, ह्यूमैनिटी ही आपका एक फैमिली है, उसकी सबकी आपको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको फुलफिल करना जरूरी होता है। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पर्सन रह रहा है, चाहे आप वो एनिमल हो, मतलब एनिमल तो अपन भी एनिमल में ही आते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, है ना। तो चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, कुछ भी हो यार, हमें ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान की बात ज्यादा हो गई, इधर आते हैं अपन। तो यहां पर क्या होगा, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है भाई, मतलब है ही नहीं, हम ये कह सकते हैं, है ही नहीं उनके बीच में, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। तो वो क्या हो गया आपका, गैस पार्टिकल्स, है ना। लिक्विड बेचारे क्या है, होते हैं, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा, गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगा, सॉरी इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड is high and as compare as compared to solid low और as compared to gas is high। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है भाई, देखो जो बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना। क्या क्या है, कभी कभी भी इंसान लिखने में हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं,
तो उस पे ज़्यादा कोशिश मत करना। हो सकता है हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो गलत लिख दें, लेकिन बोल क्या रहे हैं उसको ज़्यादा सुनिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक, बाई मिस्टेक अगर कुछ लिख भी देंगे गलत तो वहां पर आप लोग उस चीज को मेंशन करो कि भाई यहाँ पर आपने ये चीज थोड़ी सी उल्टी पुल्टी लिखी है ना। तो भाई दूसरा वॉल्यूम और शेप, 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम एंड थर्ड पॉइंट इसका क्या जाएगा, शेप। तो जो सॉलिड होता है उसका ना तो वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही शेप चेंज होता है भाई साहब। ये मार्कर है, अब इस मार्कर को आप कहीं पर भी रख दो भाई, ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। इसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रहेगा, चाहे आप इसको कहीं पर भी रख दो। अभी मेरे हाथ में तब भी यही वॉल्यूम है, फर्श पे डालूंगा तो भी यही रहेगा, किसी बड़े ग्राउंड पे रख दूंगा तब भी सेम वॉल्यूम इसका रहना है, डज नॉट चेंज, ना वॉल्यूम ना शेप, दोनों ही चेंज नहीं होगी। ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डज नॉट चेंज। ठीक है भैया जी, यहां पर क्या होगा, दोनों ही चेंज हो जाएगी। गरीब है ये तो, वो चलता है ना आजकल, वीडियो चलते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग वो आते हैं, मैं गरीब हूँ, वैसे ये भी कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास आकर्षण नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आकर्षण नहीं है। तो आकर्षण नहीं है तो भाई घूमो, जैसे घूमना है वैसे घूमो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो उसका कोई वॉल्यूम होगा और ना ही उसका कोई शेप होगा, ना ही कोई वॉल्यूम होगा ना ही कोई शेप होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका, ना वॉल्यूम ना शेप, कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंटेनर वॉल्यूम होगा, अकॉर्डिंग टू कंटेनर शेप होगा। जो भी आप कंटेनर काम में लोगे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, स्क्वायरल, जैसा भी आप चाहते हो, जैसा भी आप कंटेनर लोगे वैसा ही इस गैस का शेप डिफाइन हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ये गेन कर लेती है। ठीक, तो बोथ आर चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ आर चेंज। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन शेप चेंज हो जाती है। पानी है, पानी को आप चाहे ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, आप किसी टब में डालोगे तो टब का शेप ले लेगा, बकेट में डालोगे, बाल्टी में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, फर्श पे डालोगे तो फर्श का लंबा चौड़ा होके फैल जाएगा ये। तो जहां पे जैसे रखोगे वैसे ही हो जाएगा, बन जाएगा ये, है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा, शेप चेंज होगा बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा मैंने समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने कोशिश की इसको पूरे अच्छे से बताने की। देखिए, ये तो बात आ गई अब अपने पास में किसकी, कि अपने पास में जो मैटर है उस मैटर को हमने किस तरह से उसको डिफाइन किया है, उसकी बात आ गई थी। अब बात करेंगे हम किसकी, इस पर्टिकुलर इकलौते की, इस इकलौती संतान की बात करेंगे। किसकी संतान है, मैटर की, पदार्थ की संतान है। इस पदार्थ की संतान की बात करेंगे। पदार्थ की 3 संतानें हैं अपने पास में, ठोस है, द्रव है और गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं सॉलिड के ऊपर। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉलिड वो मैटर होता है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो डज नॉट चेंज होता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोल देते हैं भैया जी। ठीक है भैया जी। अब कुछ मैटर आप कैसे होते हैं, जो होते तो लिक्विड हैं बट उनका जो शेप होता है वो बहुत स्लोली चेंज होता है, बहुत ज्यादा स्लो चेंज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सॉलिड होता है ना। बहुत टाइम तक अगर आप उसको रखोगे तो वो धीरे 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 करके अपना शेप बदल देगा। तो इट डजंट मीन
दैट इज सॉलिड, इट डजंट मीन। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसको कैरेक्टराइज हम करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सॉलिड्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर अपन? सीधी टाइप ऑफ सॉलिड की बात करेंगे कि जो सॉलिड होता है वो कितने टाइप का होता है। अब कईयों के तो दिमाग में जो फर्स्ट टाइम जो देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है सॉलिड को, वो भी ये सोच रहा होगा कि अच्छा सॉलिड भी अलग अलग प्रकार का होता है क्या? हमने तो एक ही सॉलिड देखा है जो अपने सामने होता है, वो सारे सॉलिड ही दिखते हैं भैया। में तो भैया जी सॉलिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और जनरली सॉलिड दो टाइप के होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप है सॉलिड के, वो भी अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे भी है, उसको अपन ने अलग से क्लासिफाई कर रखा है। लेकिन अभी हमने दो टाइप से उसको डिफाइन कर रखा है सॉलिड को। कौन कौन सा टाइप आ जाता है अपने पास में? एक तो आता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आता है अमोर्फस। अमोर्फस सॉलिड, ये दो ही टाइप अपने पास में किसके हैं भैया? सॉलिड के हैं। अब इनको अच्छे से अपने को देखना है कि क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है ना। देखो इस पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में इस साल, तो वैसे भी 2021 के अंदर वैसे भी क्या हो गया, सिलेबस थोड़ा कम हो गया आपका, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में जो डिफरेंस है वो बताइए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसको एक्सप्लेन कीजिए, या अमोर्फस सॉलिड को एक्सप्लेन कीजिए, या इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है अपने पास में एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। किस टाइप का जो सॉलिड है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, किस टाइप का सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, व्हाटएवर, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है भैया जी, अब देखिए भैया यहां पर अपने पास में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अमोर्फस सॉलिड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गए, ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, ठीक है साहब। अब आगे डिस्कशन करते हैं इस पे। देखो क्या है, इनमें डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस पता है तो हम इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। देखो एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपको क्या करना होता है कि कहीं पर डिफरेंस याद करने होते हैं, आप क्या करते हो? दो बार दिमाग खपाते हो अपना। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि एक्सप्लेन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, तो हम क्या करते हैं? पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को की थ्योरी को रटते रहते हैं। अगर अमोर्फस के बारे में पूछ ले तो अमोर्फस की थ्योरी को रटते रहते हैं। अरे भैया क्यों रट रहे हो? डिफरेंस को ध्यान से देख लो कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। तो वहां पर दो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। दो क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर हुए हैं भैया जी? पहला क्वेश्चन कि उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस का पता चल गया, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में आपको डिफरेंस पता है, आप उसको आसानी से उसके बीच में डिफरेंस को लिख सकते हो। दूसरी बात क्या है, जब आपको क्रिस्टलाइन के बारे में पूछा जाता है वही डिफरेंस क्रिस्टलाइन के कंसेप्ट में चिपका दो, वही तो होगा, कोई दूसरी चीज थोड़ी आएगी। अगर आप उसकी थियोरी को पढ़ते हो फिर उसमें से डिफरेंस को क्रिएट करते हो, इतना माथा क्यों खपा रहे हो मेरे भाई? इतना माथा खपाने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। जो आपका 1300 ग्राम का जो खोपड़िया है उसको काम में लीजिए थोड़ा सा, है ना, स्मार्ट वर्क कीजिए। तो स्मार्ट वर्क क्या है? डिफरेंस को याद कर लीजिए, डिफरेंस को समझ लीजिए। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस को आपने याद रख लिया, तो ऑटोमेटिक आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट्स इट। चलो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बिना कुछ टाइम खराब किए हुए आगे चलते हैं अपन, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? इनका एक अरेंजमेंट होता है, इनका एक सिस्टम होता है। एटम या आयंस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स और आयंस का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लो आपको क्लासरूम में बिठा दिया गया है, या फिर आपको बोला गया है कि आपको रोल नंबर वाइज बैठना है। आपको कैसे बैठना है? रोल नंबर वाइज बैठना है। तो रोल नंबर वाइज कैसे बैठोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बैठोगे?
ऐसा थोड़ी है कि एक के बाद में 10 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, कोई भी रोल नंबर कैसे भी आके बैठ गया, ऐसा तो नहीं बैठोगे। वो आपका एक क्या है, सिस्टम का एक अरेंजमेंट आपका बनाया गया है। या फिर आपको बोल दिया गया है कि आप अल्टरनेट बैठो, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, है ना। एक सिस्टम बना दिया कि एक जैसे लड़की बैठी है उसके बाद लड़का बैठेगा, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया आपका, एक अरेंजमेंट हो गया, एक सिस्टम बना दिया आपके बैठने का। वही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है भैया। कैसे अपने मन में जिए सारे, बोले मैं तो यहाँ बैठूंगा, किसी के बाप की हिम्मत है तो हटाना है तो हटा दो भाई मेरे को, वो चीज है यहाँ पर। तो अमोर्फस अपने मनमोजी है। अमोर्फस में जो एटम है, जो आयंस है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जहां उनको जगह मिल गई वहां वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई किसी टाइप का कोई व्यवस्था क्रम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक निश्चित इनकी क्या है, निश्चित क्रम है इनका, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इस पे अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर, कि यहां पर क्या है, दीज आर अरेंज्ड, these are arranged in a fixed pattern। ये क्या, एक फिक्स्ड पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं। बट यहां पर there are not a fixed pattern, yeah, there are not a fixed pattern in atoms। फिक्स्ड पैटर्न या अरेंजमेंट किस तरह से अपन बात करते हैं, तो एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी अपन इसको समझ लेते हैं, है ना। कुछ बुद्धिजीवी हैं, शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज ना बैठी होगी, तो कोई बात नहीं, अपन उसको डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं, थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड आपका है ए एंड बी। कैसा कंपाउंड है आपका, ए एंड बी। उसमें एक तो ए एटम है और एक बी एटम है, उनका हमने अरेंजमेंट किया है भाई साहब। क्या किया है उनका, हमने एक अरेंजमेंट डिफाइन किया है, उनको हमने एक व्यवस्था क्रम में बिठाया है सबको। अब वो व्यवस्था क्रम फिक्स है या नहीं है, वो आपको डिफाइन करना है कि वो सारे एक फिक्स अरेंजमेंट में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, यहां पर हमने बी को बिठा दिया बीच में इनके। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को दिख रहा है यहां पर एक फिक्स पैटर्न हमारा बना हुआ है, ए बी। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ऐसे भी अगर आप देखोगे तो ए बी, ये भी क्या एक फिक्स पैटर्न है। किसी भी रो को उठा के देख लो, बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए, है ना। आता तो ए के बाद में बी आ जाएगा। हमने जैसे जहां से मॉलिक्यूल को जहां से एक टुकड़ा लिया है, जहां से एक पदार्थ का सब्सटेंस लिया, मैटर का सब्सटेंस लिया, वहां पर ये इतना ही पार्ट अपने पास में दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम अपन ने पैटर्न काम में लेना है, सेम पैटर्न अपन ने सॉरी सेम जो आपका कंपाउंड है, जो यौगिक है, उसी को हम काम में ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आपके पास में सब्सटेंस है या कोई ऐसा मैटर है जो क्रिस्टलाइन भी है और अमॉर्फस भी है, ऐसा अभी डिफाइंड नहीं है ना। तो हमने सिर्फ एन एग्जांपल के बेस पे हमने क्या किया है, ए भी एक सब्सटेंस लिया है जिसका अगर इस तरह का पैटर्न है, अगर उसका ये पैटर्न है तो क्रिस्टलाइन होगा, और अगर उसका पैटर्न कुछ भी है, कुछ भी से मतलब कुछ भी है, इट डजंट मैटर, उसका पैटर्न कुछ भी है। आप देख सकते हो कि इसमें ए कहीं पर भी आ रहा है, बी कहीं पर भी आ रहा है
हम कहीं कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं कहां पर क्या आ रहा है, ए कहां है, बी कहां है, कुछ नहीं बता सकते। यहां हम कह सकते हैं ए के बाद में बी आएगा मतलब आएगा। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ कंफर्म है क्या? नहीं है। ये पैटर्न आपका फिक्स नहीं है। इस टाइप का कोई अरेंजमेंट अगर आपके पास में है जहां रैंडम अरेंजमेंट है, फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है भैया जी, ओके भैया। अब अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, इस पे बात करेंगे, द्वितीय बिंदु पर बात करेंगे, सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। अब द्वितीय बिंदु क्या बोलता है? द्वितीय बिंदु सेकंड पॉइंट ये कहता है कि भैया जी ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज्ड। क्या होती है इनकी, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग रेंज के अंदर होता है। अब आप देख सकते हो काफी लंबे रेंज के साथ में ये अरेंजमेंट को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम क्या कह देते हैं? ये लॉन्ग अरेंजमेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है? लॉन्ग अरेंजमेंट सॉलिड। और इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें तो शॉर्ट डिस्टेंस बन गए, देखो ए बी ए, तीन ही एटम्स के बीच में ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ए और बी, यहां पर आप देख सकते हो बी और ए, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा फिक्स पैटर्न बन गया ए बी ए बी ए बी का। तो कोई फिक्स डिफाइन नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट अरेंजमेंट होता है इनके बीच में। इनके बीच में क्या होता है? शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है इनके बीच में। ठीक है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट सॉलिड्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज। इनके बीच में कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज होती है इन कंपाउंड्स के बीच में। चलो भैया अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे यहां पर? देखो ये जो सॉलिड होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ये सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। मतलब इस टाइप के जो सॉलिड होगा, एक्चुअल सॉलिड वही होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल सॉलिड बोलते हैं, वही सही सॉलिड होता है। तो फिर ये क्या है भैया? ये भी तो सॉलिड ही है सही है, आपकी बात करनी, आप जो कह रहे हो वो सही बात है, ये भी सॉलिड है। लेकिन ये कौन से सॉलिड हैं? ये आपके स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। ये कैसे सॉलिड होते हैं? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, या इनको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड सॉलिड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं। बहुत ठंडे सॉलिड होते हैं ये, इनका दिमाग एकदम शांत होता है, एकदम शांत। सुपर कूल्ड सॉलिड। ठीक, अच्छी बात है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इनका एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, जो कि एक फिक्स अरेंजमेंट यहां पर आपके आगे शो कर रखा है मैंने। तो फिक्स अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्डिंग बना रखी है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि इनका जो क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरेटिव अमॉर्फस के बीच में। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरेटिव क्रिस्टलाइन सॉलिड लो होता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका फिक्स होता है। इनका क्या होता है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इनका क्या होगा? इनका एक रेंज में होता है। किनका? अमॉर्फस। इनका क्या कर रहे हैं? इनका कुछ नाम है भैया, नाम से बात कीजिए। तो अमॉर्फस सॉलिड, देखो जितना नाम बोलोगे ना, जितना नाम, हम कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ में मित्रता बढ़ानी है, फ्रेंडशिप अगर उसके साथ में बढ़ानी है, तो उसका नाम बार बार बोलिए।
अगर किसी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी बनानी है तो उसका नाम बार बार बोलिए। तो सेम चीज आपके सब्जेक्ट से अप्लाई होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अगर अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट का नाम नहीं बोलना है ना। उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को बार बार रिपीट कीजिए, तो वो भी आपके साथ में क्या कर लेंगे, एकदम अच्छी बॉन्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक रेंज में होता है भाई साहब। रेंज में कैसे, देखो रेंज में होने का मतलब क्या हो गया यहां पर कि अगर जैसे मान लो आपने लिया है रबर, लिया है आपके पास में क्या रबड़ है ना। रबड़, अगर आप रबर को गर्म करते हो तो वो क्या होता है, पहले मेल्ट होना स्टार्ट होता है कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। रबर क्या होगा, पहले मेल्ट होना स्टार्ट होगा। या प्लास्टिक ले लीजिए, रबर पे अगर दिमाग नहीं काम करता है तो प्लास्टिक ले लीजिए, क्योंकि रबर पे तो आग लग जाती है ना। तो आपको ये लगता है कि भाई रबर तो डायरेक्ट मेल्ट होता है, तो आप प्लास्टिक ले लीजिए। प्लास्टिक को जब आप थोड़ा सा हीट करोगे तो वो थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, लचीलापन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, लचीलापन क्यों आ रहा है उसमें, क्योंकि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। वहां पर मेल्ट हुआ नहीं है, उस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। और एक टेम्परेचर पे आकर के वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली किस फॉर्म में चला जाएगा, मेल्टिंग फॉर्म में चला जाएगा, द्रवित अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ है और एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जाके वो क्या हो रहा है, एक अनदर टेम्परेचर के ऊपर जाके वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली मेल्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीटली द्रव अवस्था में बदल रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों टेम्परेचर्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक रेंज बन गई है। इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के बीच में क्या होती है, एक रेंज होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो एक रेंज में स्टैब्लिश करते हैं, स्थायित्व रखते हैं, रेंज में प्लेस्ड करते हैं, रेंज रखते हैं। ठीक है भैया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। आपने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो वेपराइज्ड होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वेपराइज्ड होता है। हाँ, वो एक अलग बात है, मैं क्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूं यहां पर। ऐसा नहीं है कि H2O जो आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना। तो आप कह सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड मतलब बर्फ जो होती है वो आइस में मेल्ट होती है। तो इसका मतलब इट मींस 4 डिग्री सेल्सियस। हम कभी ऐसा तो नहीं कहते कि 4 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में जो होगी वो बर्फ क्या होगी, पानी के अंदर बदलेगी। हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, बर्फ जो होती है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी के अंदर बदल जाती है। तो इसका मतलब वहां पर एक फिक्स टेम्परेचर आपने डिफाइन कर दिया है। तो वो किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है वो स्पेसिफिकेशंस। तो यहां पर आपके पास में क्या आ गया, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर क्या हो गया आपका, इन अ रेंज, मेल्टिंग पॉइंट इन अ रेंज। मेल्टिंग पॉइंट इन अ रेंज। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक रेंज में होगा भाई साहब। चलो भाई, यहां अपन ने कुछ इसमें इसके रिगार्डिंग अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कशन किए, कुछ डिफरेंस अपन ने डिस्कस किए हैं। अभी तक 4 पॉइंट ही अपने डिस्कस किया है। देखो इसमें पहली बात तो ये होती है कि भाई ज्यादा पॉइंट आपको पूछे नहीं जाते हैं, है ना। कुछ एक पॉइंट आपसे 3 या 4 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो अपन ने 4 पॉइंट तक तो डिस्कस कर लिया है। 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसके बाद में मैं एक अच्छा पॉइंट इस पे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका आता है आइसोट्रोपिक और सॉरी एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ही बोलते हैं, है ना। समदेशिकता और विषमदेशिकता दो चीज होती है। समदेशिकता और दूसरी होती है विषमदेशिकता। ये होता है आपका आइसोट्रोपिक और ये होता है
एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, ये क्या चीज है? देखो, अगर किसी भी सब्सटेंस पे जब हम लाइट को इंस्टेंट कराते हैं, प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उस डायरेक्शन में अगर वो डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के ऊपर इंस्टेंट करेगी तो वो मे बी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी, अलग अलग दिशाओं में गति करेगी। तो वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, गति करती है। तो उससे क्या होता है कि उस सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस के फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या जाता है, चेंज आ जाता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उसका जो अपवर्तनांक हो जाता है ना, रिफ्लेक्शन जो कोफिशिएंट उसका जब है उसमें चेंज आ जाता है। ऐसे भी जो आपकी परमेबिलिटी है ना, पारगम्यता शायद बोलते हैं, तो पारगम्यता जो है, इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या जाता है, चेंज आ जाता है। किसकी वजह से? व्हेन द लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट पाथ, जब लाइट क्या करती है, डिफरेंट पाथ में ट्रेवल कर रही है सब्सटेंस के अंदर, उस टाइम पे उसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, विषम देशिकता बोलते हैं। और अगर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, समदेशिकता बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से समदेशिक और विषम देशिक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हुआ होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब लाइट हम किसी सब्सटेंस पर इंस्टेंट कराते हैं तो वो जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर अगर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक जो गुण है, अगर वो परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, इसका मतलब वो सब्सटेंस आपका एनिसोट्रॉपिक मतलब विषम देशिकता के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता है, भौतिक गुणों में किसी टाइप का कोई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब वो समदेशिकता के गुण को प्रदर्शित करता है। समदेशिकता आइसोट्रॉपिक के गुण, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा जब ये टॉपिक मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, क्षैतिज, कैसे, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, किस तरह से मूव कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, फिर क्षैतिज मूव कर रहे हैं। तो देखो सब्सटेंस जो एटम्स है वो क्या आएंगे, एटम्स या फिर आएंगे ए बी आ रहा है। ठीक, या फिर हम जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में हम डाउनवर्ड या वर्टिकली मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड या फिर वर्टिकल मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड नीचे की ओर या फिर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकली। ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तब भी देखिए ए बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब लेकिन अगर जो लाइट इंस्टेंट हो रही है, अगर वो डायगोनली मूव करती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लाइट है, लाइट में क्वांटा प्रेजेंट होता है, तो क्वांटा तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हम उसको रोकने वाले कौन है ना। तो वो फर्स्ट हमने देखा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तब कोई टाइप का चेंज नहीं आ रहा, वर्टिकली मूव कर रहा है या फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तब भी उसमें ए बी सब्सटेंस अल्टरनेटिव पोजीशन में आ रहा है। लेकिन अगर वो डायगोनली मूव कर रहा है तो डायगोनली देखिए आप ए आ रहा है, या फिर क्या आएगा, बी आएगा, या फिर बी आ रहा है। देखो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये वही डायग्राम है जिसमें भौतिक गुणों के मान में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव कर रहे थे, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर गति कर रहे थे, तब आयंस में किसी टाइप का परिवर्तन नहीं आता है, किसी टाइप का चेंज नहीं आता, लेकिन डायगोनली मूव करने पर सब्सटेंस देख सकते हैं आप, कंटिन्यूअसली सेम एटम्स रिपीट हो रहे हैं, सेम आयंस रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर बी ए रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो किस टाइप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा,
ट्रॉपिक की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, विषम दैसिकता की प्रॉपर्टी को, गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप की, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको डेफिनेशन में ये ध्यान रखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट को हम किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर इंस्टेंट कराते हैं, आपतित कराते हैं, तब उसके भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर किसी टाइप का कोई चेंज आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की। ठीक, अब आप बात करते हैं यहां पर, तो भाई साहब इसमें तो बेचारे में कहीं पर भी आप मूव कर दो, लाइट कहीं पर भी जाए, कोई भी एटम आ सकता है, कोई भी आयन आ सकता है, ए के बाद बी आ सकता है, ए के बाद हो सकता है ए ही आ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी कैसे भी गति करवा दीजिए आप। लोग ही हॉरिजॉन्टल मूव कराते हैं, तो देखो ए ए बी ए आ गया, डायगोनल वर्टिकली मूव कराया तो ए बी आ गया, डायगोनली मूव कराया तो देखो ए आ गया, और फिर डायगोनली दूसरा देखा तो देखो बी ए आ गया, इधर देखो बी ए आ गया, तो कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है इसमें, कैसे भी हो सकता है। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, आइसोट्रॉपिक समदेशिकता के गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, आइसोट्रॉपिक के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इसकी। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड देख लिए हैं। अब अगर इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखना चाहते हो, तो जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं भैया जी। और जितने भी आपके जो आपके जैसे रबड़ हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, या फिर आपका प्लास्टिक हो गया, है ना, वो सारे किसके होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के होते हैं। ठीक है, ये अपने पास में टाइप इसमें आ गए हैं। एक इसमें अमॉर्फस सॉलिड के लिए ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, ये बहने की प्रवृत्ति को रखता है, फ्लो की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो इसको फ्लूइड सॉलिड भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहने की टेंडेंसी रखता है। क्या होता है कि आप लोगों ने घरों में ग्लास लगे हुए देखे होंगे, है ना, या देखो पुराने हवेलियों में तब कौन जाके देख के आता है, घरों में भी आपने अगर देखा है तो आपके घरों में ग्लास लगे हुए होते हैं खिड़कियों पर, या फिर जो विंडोज है, या फिर कहीं पर वेंटिलेशन लगाया हुआ है, तो वहां पर ग्लास लगे हुए होते हैं। तो ग्लास के चारों तरफ आप उसको स्टिक करने के लिए एक लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस वहां पर आप स्टिक करते हैं। कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप उतरने लग जाता है। उसके उतरने का कारण क्या होता है कि जो ग्लास आपने जो लगाया है वो किस टाइप का सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, उसके फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, वो टॉप टू बॉटम बहने लग जाता है, फ्लो होने लगता है, बट एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर बहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और बहने लग गया भैया। तो ऐसे तो दुकानों के अंदर अगर वो पड़ा रहेगा, शॉप में अगर पड़ा रहेगा, तो वहां पर तो बह करके बॉटम से तो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और टॉप से वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो उसमें वैसा ऐसा नहीं है। अगर वो लंबे टाइम तक 50-20 सालों तक अगर पड़ा रहता है, उसी सेम पोजीशन में पड़ा रहेगा, देन दिस सिचुएशन विल क्रिएट, अदरवाइज इट डज नॉट फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इनकी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, इनकी फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती है, इनकी बहने की प्रवृत्ति होती है, और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है भाई साहब। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है, आज का जो पीरियड है, हम यहीं पर ओवर करते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, तो यहीं पर इसको एंड करते हैं। तो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सॉलिड के बारे में देखा, पहले सब्सटेंस के बारे में देखा, देन आफ्टर दैट हमने टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में देखा, जिसमें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड दो टाइप्स अपने यहाँ पर उसमें डिफरेंस और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें किसी टाइप का कोई आपको डाउट रह जाता है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि भैया हमें इस चीज में डाउट है, तो आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।